नमस्कार। स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के लिए आज रात लाइव 8 बजे मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत जितने भी सारे थ्योरीज पढ़े और जो बहुत ही बेहतर तरीका से MCQ होते हैं, उन सारे चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छा तरीका से देखने वाले हैं। ये डोज 3 है, डोज 1 और डोज 2 ऑलरेडी आपके सामने पीछे पड़ा हुआ है। तो जो भी बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन करना चाहते हैं, तो बस 10 से 15 क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो हमको कहीं से नहीं लगता है कि आप लोग को और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है ऑब्जेक्टिव में होगी। इसमें केवल हम उसी ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट करते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं और जहाँ पर बच्चे को समस्याएं होती है, और हम कोशिश करते हैं आपको कि जितना बेहतर तरीका से कम समय में हो, इन चीज़ों को आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि कम समय में आप किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों के हम टाइमिंग को भी क्या करेंगे, एडजस्टिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज पहला नंबर सवाल में। आप लोगों को कुछ समय मिलेगा, आप उस समय अंतराल के अंतर्गत सवालों को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। याद रखिएगा, मैं किसी का नाम लेने वाला हूं नहीं। हाँ, अगर आप सही आंसर देते हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए, हम उम्मीद है कि आप लोग का आंसर हम देख पा रहे हैं और इसको सॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं और यहाँ पर आपके सामने में दिखाते हैं। हम आपको बताए थे इससे पहले भी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना शॉर्टकट विधि से दो कॉलम का किस प्रकार होता है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, ए लिख देना है। तो ए आपके सामने में क्या दिख रहा है, 4 - 7 और यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालना है तो क्या करते हैं, हम इसका मेन डायगोनल को चेंज कर देते हैं। मेन डायगोनल किसको कहते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग मेन डायगोनल। इसको चेंज करेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 3 चल जाएगा यहाँ पर और 4 चलेगा यहाँ, यानी कि 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर। यहाँ से हमको थोड़ा सा एक नज़र हमको क्या करना है, तो एक नज़र हमको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है ताकि ऑप्शन 4 है उससे कुछ कम हो जाए। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 3 है, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही चल गया। अब इसके बारे में कभी सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ 3 है 4 है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है। चलिए बी को तो कुछ देर के लिए रोकते हैं। यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 और 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी तो ऐसे भी गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब कहने का ये अर्थ हो गया कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आप ऑप्शन को भी ध्यान में लेके चलेंगे तो आप बहुत आसान तरीका से सवाल को पकड़ सकते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या होता है, ये भी समझ लेना जरूरी होता है। तरीका ये है कि इसका मेन डायगोनल को चेंज कर देते हैं। तो इसका मेन डायगोनल क्या हो गया, चेंज हो गया। और सेकेंडरी डायगोनल जो होता है, जिसको हम लोग दूसरा विकर्ण कह सकते हैं, इसका ये बदलता नहीं है, बल्कि इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ +5 है तो -5 हो जाएगा, यहाँ पर -7 है तो +7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल में। कह रहा है कि k के किस मान के लिए मैट्रिक्स A बराबर 3 के 9, 4 और 1 अविकर्मणीय है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप लोग जल्दी से इनका आंसर दीजिए। चलिए, हम जानते हैं, आपको ही पता होगा कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, यानी कि 3 के 9, 4 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 के को 1 से गुना करेंगे तो 3 के माइनस 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 बराबर 0। ये -36 उधर जाने के बाद +36 हो जाएगा, तो 3 के बराबर 36 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 12 बेर में न के का मान क्या निकल के आ गया, +12। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे +-12 कर देंगे तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, इन बात को अभी ख्याल रखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ रहता है ताकि बच्चे इसमें फंस सके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
आप लोग को इस सवाल का आंसर देना है। इसके बाद हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे कि आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ना है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए का कोटि यानी कि ऑर्डर, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। कह रहा है कि a प्लस बी परिभाषित है, यानी कि एक मैट्रिक्स बी भी है, इसका ऑर्डर पता नहीं हमको, लेकिन कह रहा है कि a प्लस बी परिभाषित है, a प्लस बी परिभाषित है। तो आप जानते हैं ना कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उसका ऑर्डर समान हो। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का यही तात्पर्य है कि अगर इसका m क्रॉस n ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए, तब जाकर के a प्लस बी परिभाषित होगा। चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ भी m प्लस एन, यहाँ भी m प्लस एन, सॉरी m क्रॉस n, यहाँ भी m क्रॉस n। तो ऑप्शन m क्रॉस n ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल को बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ के समझना है, फिर जाकर इसका सही आंसर देना है। चलिए, आपको यहाँ पर कह रहा है कि आव्यूह के परिवर्तन का गुण यानी कि प्रॉपर्टी बताना है आपको। यहाँ पर समझना चीज को, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण आव्यूह के परिवर्तन यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को नहीं दर्शाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे क्या करते हैं कि आधे सवाल पढ़ते हैं और नहीं को छोड़ देते हैं। मैंने आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स हो, इस पर ट्रांसपोज हो, ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज हो, तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं ए प्लस माइनस बी रहे और अगर इस पर ट्रांसपोज रहे तो इसको हम ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर यहाँ से अगर यहाँ तीसरा अगर पॉइंट ले लें तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, के इंटू ए का ट्रांसपोज जो होता है, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज जो है वो के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट राशि होता है। ठीक है, इन चीज का ख्याल रखना है। तो क्या ए में पावर ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज ए है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ए बी का ट्रांसपोज, देखिए ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कौन गलत है। ठीक है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ लिखा हुआ बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए, 5 का सवाल का आंसर दीजिए। बहुत सवाल आसान है, आप इन चीजों को बहुत आसानी तरीका से पढ़े होंगे और हमें उम्मीद है कि किसी भी व्यक्ति का यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आइए, आपको पता है कि यदि मान लेते हैं कि ए कोई सममित आव्यूह है, ए कौन सा मैट्रिक्स है, सममित, अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम आपको पढ़ाए थे कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये सममित होगा और ये क्या हो जाएगा, विषम सममित। हम आपको इससे पहले कोड बताए थे कि अगर कहीं पर ए दिखे कि सममिताव्यूह है और प्लस दिखे तो सममित और माइनस दिखे तो विषम सममित। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिर कवर करने वाले हैं। इस सवाल को हम पिछले सेशन में भी कवर किए थे और जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। हालांकि आप इसका आंसर दीजिए, इन सवालों का आप यहाँ पर प्रश्न आंसर बताइए। हम देख पा रहे हैं सब कमेंट्स। देखिए, चले चलते हैं।
आपको जब 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ पॉइंट पढ़ाए गए होंगे सर के द्वारा, इस बात का ध्यान रखना है। क्या था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 2n+1 जो होता है ये विषम संख्या का एक रूप होता है, और 2n या 2n+2 जो होता है, 2n+2 जो होता है ये सम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कहने का अर्थ हो गया यदि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n का मान आप कुछ भी रखेंगे ना, तो यहाँ पर एक विषम संख्या ही देगा, और यहाँ पर n का मान आप कुछ भी रखेंगे दूसरा नंबर में, तो 2n या 2n+2 में n का मान कुछ भी रखेंगे, आप कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे तो ये हमेशा आपको सम संख्या ही प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2n+1 जो है विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले मैंने आपको बढ़ाया था कि देखो अगर a बराबर 0 1 1 0 है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स का आप क्या है इस तरह से देख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है। बात आप समझ नहीं आ रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आप लोग को। तो अगर इस तरह से दिया रहे और दिया रहे a पे पावर अगर विषम संख्या दिया रहे, तो ये a ही होता है। कहने का अर्थ हो गया ये इसी फॉर्म में रहेगा, चाहे आप a पर पावर कोई भी संख्या आप विषम काहे नहीं दे दें, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पर a पर पावर अगर सम संख्या दे देते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि क्या बन जाता है, यहाँ पर 1 0 0 और 1, यानी a पर पावर अगर a को अगर सम संख्या बार गुना करेंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन a को विषम संख्या बार गुना करेंगे तो ये वही का वही रह जाएगा जो पहले से दिया हुआ रहता है। तो सवाल को पढ़िए, 6 नंबर का सवाल देखिएगा, कह रहा है कि a बराबर 0 1 1 0, तो a टू द पावर 2n+1 यानी कि 2n+1 कौन संख्या को दर्शाता है, कि विषम पूर्णांक को दर्शाता है, विषम संख्या को दर्शाता है, ठीक है। n जहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है तो कैश का मान क्या होगा, तो हम बताए कि a पे पावर क्या होना चाहिए, a पे पावर अगर विषम होगा तो ये वही संख्या होगा यानी कि a के बराबर होगा, और a का वैल्यू क्या है 0 1 1 0, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम कोशिश करते हैं कि इस बार तक भी जो अपडेटेड सवाल सब है उन सारे सवालों को भी कवर करना, ताकि बिहार बोर्ड की मन को समझ सकें, आप लोग के अंदर भी क्यूरियोसिटी जग सके कि बिहार बोर्ड आखिर किस प्रकार के सवाल को पूछता है, और आप लोग भी उस तरह के सवालों को बना सकें, ठीक है। 7 के सवाल को देखिए। अब ये सवाल आप लोग को इससे पहले ही बताया गया था, 7 नंबर का सवाल को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम a को a² निकालना है तो कुछ नहीं करना है, a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 -1 -1 एंड 1, मल्टीप्लाई 1 -1 -1 एंड 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिए, 1 को अगर आप -1 से गुना करेंगे तो -1 और -1, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अभी रहने देते हैं। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ -2 और यहाँ पर -2, और यहाँ पर फिर क्या निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 एंड 1, और ये जो दिख रहा है आपको 1 -1 और 1 ये a के बराबर है, यानी 2a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पर। का सवाल आपको बनाना है, दिमाग लगाना है। इन सवालों में हम आपको दिमाग लगाने के लिए बोले थे कि जोड़ के घटा करके कोई रो या कोई कॉलम के बराबर आ जाता है तो उसका वैल्यू सीधा 0 के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ा दिया था। आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या करना है। इन सवालों में आप लोग को देरी नहीं लगना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को सॉल्व कर देखिए। वैसे तो इसका मान निकालिएगा तो समय के अनुसार आपको निकल जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है। सो देखिए हम एक काम करते हैं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी 10
और 10 को 5 में क्या करना है, जोड़ देना है। 10 5 कितना निकल के आ गया, 15। ठीक है, फिर इसमें 2 से गुना कीजिए तो 2 4 और 4 में 4 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 8। फिर इसमें 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 में जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद कितना निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। यानी कि किसी भी, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, तो R1 के में परिवर्तन कर रहे हैं, सॉरी C1 में परिवर्तन कर रहे हैं। C1 में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं, तो C1 में 2 से गुना करते जा रहे हैं और C2 को जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो C1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 15, 8 और 7 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी दिमाग में रखना है, किसी भी संख्या में, जैसे इस कैसे याद रखेंगे, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ 5, 5 और 15 है, तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा रो आपको बड़ा दिख रहा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम जो है ये आपको बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का रिलेशन के साथ तीसरा का कोई न कोई संबंध अवश्य ही होता है। इसलिए आप गुना करके, जोड़ के, घटा करके आप अपने दिमाग में तार्किक क्षमता को डेवलप करके इन सवाल को बना सकते हैं। तो आप जान गए कि 5 दूनी 10, 5 15, यहाँ 15 है, 2 दूनी 4, 4 8, यहाँ 8 है, 1 दूनी 2 5 7, यहाँ 7 आ गया। इसको मतलब C1 का वैल्यू और C3 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। इसको देखते हुए इसका आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके तीनों बिंदु दिया हुआ हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका से बताया था कि मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम बताने वाले हैं। मान लेते हैं कि मेरा कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसका जो नियामक है ये 5 और 0 है, ये 7 0 है और यहाँ पर 0 और 3 है, 0 और क्या है, 3 है। तो आप इसका जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं और सबसे पहले आपको मॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए का मान क्या है, 5 0, यहाँ 5 लिखो, नीचे में 0, उसके बाद 7 0, यहाँ 7 लिखो, यहाँ 0, यहाँ 0 3, यहाँ 0 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो। तीनों को तीनों सीरीज को लिख दिए। उसके बाद जो शुरू में लिखते हैं उसको लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देना है, 5 और 1। अब निकालिए इसका वैल्यू को, 1/2 हम कैसे निकालने के लिए सिखाए थे आप लोग को, हम आपको सिखाए थे, देखिए आप लोग को सिखाए थे कि आपको करना क्या है कि 1/2 तो लिखना है। अब देखिए समझिएगा, इसको पहले इधर से गुना करते आइए, 5 को 0 से गुना करोगे 0 प्लस 7 को 3 से गुना करो, 7 या 21 प्लस 0 को 0 से गुना करोगे 0। पहले इस कोना को इस कोना के साथ गुना कर लिए, माइनस करेंगे, अब फिर इधर से इधर गुना करेंगे, 0 को 7 से गुना करो 0 प्लस 0 को 0 से गुना करो 0 प्लस 5 को 3 से गुना करो 15। ठीक है, अब निकालेंगे इसके वैल्यू को, 1/2 21 हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 15, और 15 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से 2 से कितना बार में 6 कटेगा, 3 बार में, यानी कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमको 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम और शॉर्ट में बनाना चाहें तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखिए एक चीज को, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पर है। तुम कहोगे सर कैसे समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वाई नियामक 0, यहाँ वाई नियामक 0 है। तो कहीं न कहीं ये मूल बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूर पर खड़ा है और ये मूल बिंदु से 7 सेंटीमीटर दूर पर खड़ा है, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो 2, यानी कि इसका आधार कितना है, 2। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाई एक्सिस पर है, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0 होता है, लेकिन वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसकी ऊंचाई कितना है, 3 है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका, 2 है, और ऊंचाई कितना है, 3 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत आसानी तरीका से समझ सकते हैं, 3 स्क्वायर यूनिट निकल करके आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कारक के किस मान के लिए त्रिभुज का तीनों बिंदु क्या है, समरेख है। हालांकि इसको हम उसी मेथड से बनाएंगे जिस मेथड से हम इसका एरिया निकालते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, इसके माध्यम से आप इन के का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना कलम उठाए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, कर संरेख है तो संरेख में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उधर जाने के बाद तो 0 ही हो जाएगा। पहले तीनों पॉइंट को लिखो, यहाँ 2 लिखो,
यहाँ 4 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ k लिखो, यहाँ 4 लिखो और इस संख्या को रिपीट कर देना है 2 and 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब इसका निकाल दीजिए, 2 को 3 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, प्लस 3 चौके कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 को कैसे गुना कीजिए, यह आ जाएगा 4k, माइनस अब इसको गुना कीजिए 4 तिया 12, प्लस 3 को कैसे गुना करेंगे जगह 3k, प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 6 18, 18 माइनस 4k, 18 माइनस 4k माइनस और 12 8 20, 20 प्लस 3k बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 18 माइनस 4k, 18 माइनस तो नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, 18 प्लस 4k हो जाएगा, यहाँ प्लस है, और माइनस 20 माइनस 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 18 से 20 गया तो यहाँ हम मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 4k माइनस 3k, अगर 4k में से 3k चल गया तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, तो मेरे पास निकल के आएगा सिर्फ k निकल के आएगा, ठीक है। और देखिए 18 में से अगर 20 में से 18 चल गया तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम k का वैल्यू कितना निकल पाए 2 निकल के हमको आ गया। लेकिन अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो जोड़ो दोनों को, 4 2 6, 3 3 6, यहाँ पर k और 4 है, बताओ 4 में कितना जोड़ें, तो 4 में सर 2 जोड़ देने पर 6 पुट जाएगा, यानी k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीका के शॉर्ट मेथड से आप सवालों को कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आप लोग में पहले बेसिक तरीका से बताते हैं और तब जाकर के शॉर्ट मेथड बताते हैं, ताकि आप सवालों को, जो व्यक्ति किसी सवाल को 1 से 2 मिनट में बनाता है, आप उन सवाल को देखते मात्र ही बना पाएंगे। हम अभी बहुत सारे सवालों को बेसिक लेवल पर बनाते हैं ताकि आपका पकड़ मजबूत हो, फिर जाकर के हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, तो शॉर्ट मेथड में आपको लेकर के आ जाएंगे। यकीन मानिए कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में, उसमें 50 क्वेश्चन आप लेके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत आसान तरीका से आप उसको कर पाएंगे। तो हमें आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कोशिश करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि आप लोग का जो शेयरिंग होता है वो हमको बहुत मोटिवेट करता है और एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ पर अपने हिसाब से खड़े उतरेंगे और इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य आप लोग पर हम छोड़ते हैं। और अगर जो व्यक्ति नए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम उम्मीद है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत आपको सहयोग देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।